हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने एपीआई गेटवे के लिए JWT यूटिल क्लास कंप्लीट की थी, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी, जैसे JWT टोकन को वेरीफाई करना, क्लेम्स एक्सट्रैक्ट करना और यूजर इन्फॉर्मेशन सेफली रीड करना। अब इस लेक्चर में हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं JWT गेटवे फिल्टर। ये फिल्टर हर इनकमिंग रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करेगा, ऑथराइजेशन हेडर से टोकन को रीड करेगा एंड JWT यूटिल के थ्रू टोकन को वेरीफाई करेगा। और अगर टोकन वैलिड हुआ तो यूजर आईडी एंड रोल जैसी डिटेल को हेडर में सेट करके रिक्वेस्ट को माइक्रो सर्विस तक फॉरवर्ड करेगा। और अगर टोकन मिसिंग या इनवैलिड हुआ तो रिक्वेस्ट गेटवे से आगे जाएगी ही नहीं। ठीक है। एंड इस लेक्चर के एंड तक आप समझ जाओगे कि एपीआई गेटवे लेवल पर JWT सिक्योरिटी कैसे लगती है, गेटवे फिल्टर लेयर रियल प्रोजेक्ट में कैसे काम करता है और गेटवे पर ऑथेंटिकेशन करना बेस्ट प्रैक्टिस कैसे मानी जाती है। ये सारी चीज़ें आपको लास्ट तक समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चलते हैं अपने गेटवे माइक्रो सर्विस में और यहाँ पे आपको देखना है main/java। इसमें क्लिक करिए। इधर आपको पैकेज मिलेगा सिक्योरिटी। इसी सिक्योरिटी में करना है आपको राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास। इसका नाम दीजिए JWT गेटवे फिल्टर। इसको करिए फिनिश। अब मैंने बताया था कि जो भी आप सिक्योरिटी में ये यूटिल क्लास या ये फिल्टर बनाते हो उसमें आपको लगाना होता है एट कंपोनेंट। ये एनोटेशन यूज करने की वजह से स्प्रिंग इस क्लास का खुद से ही ऑब्जेक्ट बनाता है एंड खुद से ही उसे मैनेज करता है। मतलब अगर कहीं हम ऑटो वर्ड लगा के इस क्लास को लिखते हैं तो वहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक प्रोवाइड कर देता है। अब यहाँ पे हमें दो इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। दो इंटरफेस यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करने होते हैं। जो पहला इंटरफेस है वो है गेटवे फिल्टर। तो यहाँ लिखिए इम्प्लीमेंट्स गेटवे फिल्टर। ये स्प्रिंग क्लाउड गेटवे का एक फिल्टर है जो हमें एपीआई गेटवे पर इनकमिंग रिक्वेस्ट एंड आउटगोइंग रिस्पॉन्स के बीच में लॉजिक लगाने की फैसिलिटी देता है। ठीक है। अब दूसरा जो इंटरफेस है उसका नाम है ऑर्डर्ड। ये स्प्रिंग का एक इंटरफेस है जो ये डिसाइड करता है कि मल्टीपल फिल्टर या कंपोनेंट किस ऑर्डर पर एग्जीक्यूट होंगे। मतलब ये ऑर्डर बताता है कि कौन सा फिल्टर पहले चलेगा और कौन सा बाद में। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब हमने यूजर माइक्रो सर्विस में ये JWT फिल्टर लगाया हुआ था तब यहाँ पे हमने वंस पर रिक्वेस्ट को ऐड किया था, उसका यूज किया था, तो अब हम वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल सी एक लाइन है कि ये जो गेटवे है ये रिएक्टिव पे काम करता है, मतलब ये वेब फ्लक्स पे काम करता है। बट आपका जो यूजर माइक्रो सर्विस था वो सर्वलेट बेस्ड था। ठीक है। वहां पे जो हम इसके अंदर यूज कर रहे थे वो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट यूज कर रहे थे। बट यहाँ पे अब आपको यूज करना है सर्वर वेब एक्सचेंज। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप यहाँ पे सर्वलेट फिल्टर यूज करोगे तो काम नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है वेब फ्लक्स बेस्ड है। ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले JWT यूटिल का एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे लगाइए एट ऑटोवर्ड। इसमें दीजिए प्राइवेट JWT यूटिल। इसका नाम दीजिए JWT यूटिल। अब सबसे पहले हम पब्लिक APIs को डिफाइन कर देते हैं, मतलब ऐसी API जिस पे टोकन चेक नहीं होगा, मतलब उन पे टोकन वेरीफाई नहीं होगा। तो हमें वो लिस्ट देनी पड़ेगी। यहाँ पे आते हैं, इधर लिखिए प्राइवेट स्टैटिक फाइनल लिस्ट। इसमें दीजिए स्ट्रिंग एंड नाम दीजिए पब्लिक URLs। इसमें हम यूज कर लेंगे लिस्ट डॉट ऑफ। अब इसमें लॉगिन एंड रजिस्टर दो को पब्लिक रखना है और उसका URL क्या था तो हम एक बार चेक कर लेते हैं अपने यूजर माइक्रो सर्विस में। तो इसको ओपन करिए। main/java में जाके आपको देखना है कंट्रोलर। इसको ओपन करते हैं और ये यहाँ पे है यूजर कंट्रोलर।
अब यहाँ पे हमने सारी API डिफाइन कर रखी हैं। तो ये है /API/users/register। तो इसी को करते हैं कॉपी, Ctrl+C एंड इधर आके यहाँ पे आपको कर देना है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पेस्ट। अब इसके बाद हमें रजिस्टर और यूजर दो को लेके आना है। तो ये है रजिस्टर को करिए यहाँ से कॉपी एंड इधर आके इसके बाद कर दीजिए इसको पेस्ट। ठीक है, अब लॉगिन के लिए भी देख लेते हैं। लॉगिन, ये रहा लॉगिन। ओके, तो इसको हम मैन्युअली लिख लेंगे। यहाँ पे आते हैं। अब हमें दूसरा अगर URL इसमें लिखना है तो इधर लगाइए कॉमा एंड दोबारा से डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस /API यूजर रजिस्टर को कर दीजिए यहाँ से कॉपी एंड इधर कर देते हैं पेस्ट। अब रजिस्टर तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए लॉगिन, तो लॉगिन। ठीक, यहाँ पे हमने ये दो URL डिफाइन कर दिए। इन दो URL में कोई भी JWT टोकन वेरीफाई नहीं होगा। इसको यहाँ पे लगा दी सेमीकोलन। अब हम गेटवे का मेन फिल्टर मेथड लिखने जा रहे हैं जो हर इनकमिंग रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करेगा एंड डिसाइड करेगा कि रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करना है या ब्लॉक करना है। मतलब ये मेथड जो अभी हम बनाएंगे वो हर रिक्वेस्ट पर चलेगा, हर रिक्वेस्ट पर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आपको वो मैनुअली नहीं लिखना पड़ता है, आप जस्ट यहाँ पे करेंगे क्लिक एंड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड इसमें कर दीजिए क्लिक। तो ये सारे आ गए आपके जो भी मेथड आपको चाहिए थे एंड मैं बात कर रहा था इस मेथड की। ठीक है, ये है आपका मेन मेथड। अब इसमें आप ये देख रहे हो मोनो टाइप का डेटा रिटर्न हो रहा है। तो ये मोनो क्या है ये मैंने पहले भी आपको बताया है पूरा डिटेल में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार फिर से मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। स्प्रिंग वेब फ्लक्स रिएक्टिव प्रोग्रामिंग में नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन का ये रिटर्न टाइप है। यहाँ पे मोनो की वजह से पता चलता है कि ये जो फिल्टर है वो असिंक्रोनस है एंड रिस्पॉन्स कंप्लीट होने का एक सिग्नल भेज रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे है एक इंटरफेस जिसका नाम है सर्वर वेब एक्सचेंज। ये स्प्रिंग वेब फ्लक्स का एक इंटरफेस है जो HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दोनों को इनकैप्सुलेट करता है। मतलब ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दोनों को रैप करता है। इसके थ्रू हम हेडर, पाथ, मेथड, बॉडी सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद है गेटवे फिल्टर चेन। ये रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट फिल्टर या राउट पाइपलाइन को। मतलब अगर रिक्वेस्ट वैलिड है तो यहाँ पे कॉल हो जाता है चेन डॉट फिल्टर का एंड इसके थ्रू रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड हो जाती है, और अगर इनवैलिड है तो उसे अनऑथराइज्ड करके यहीं पे रोक लिया जाता है। अब हम इसमें सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आ रही है उसके पाथ को कहीं पे रख लेते हैं। तो इसको हटाते हैं एंड इधर लिखिए एक्सचेंज डॉट गेट रिक्वेस्ट डॉट गेट URI डॉट गेट पाथ। अब इसको हम एक एक करके समझते हैं। इसमें हमने लिखा है एक्सचेंज डॉट गेट रिक्वेस्ट, ये करंट HTTP रिक्वेस्ट को रिटर्न करता है। अब रिक्वेस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे हेडर, मेथड, बॉडी, URI, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने उससे URI निकाला है गेट URI का यूज करके। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये URI निकाला है तो URL क्या है। तो देखो, जब हम लिखते हैं http://localhost API/user/login तो ये हमारा एक URL भी है एंड URI भी है। मतलब एक URL हमेशा एक URI होता है बट URI हमेशा एक URL नहीं होता। आप ऐसे समझो कि जो URI है उसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये एक जेनरिक आइडेंटिफायर है किसी रिसोर्स के लिए। इसमें हम पाथ, स्कीम, क्वेरी, फ्रेगमेंट सभी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। URI आइडेंटिफाई करता है कि जो रिसोर्स है वो कहाँ है और क्या है। अब बात करते हैं URL की। तो URI का ही एक सब पार्ट है URL। मतलब ये किसी रिसोर्स की स्पेसिफिक लोकेशन को बताने में यूज होता है। मतलब ये लोकेशन को बताता है, लोकेटर है ये। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपको। अब लास्ट में है गेट पाथ। तो ये मेथड क्या करेगा, जो भी URI ने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है तो उसके पास एक पाथ होता है, उसी पाथ को ये निकालता है एंड ये जो पाथ निकालेगा वो स्ट्रिंग में होगा।
तो हम उसको रख लेते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग पाथ। अब यहाँ पे एक चेक लगाते हैं जिससे कि जो भी पब्लिक यूआरएल होंगे उनको बाईपास कर देगा ये, एंड जो रिक्वेस्ट होगी उसको फॉरवर्ड कर देगा। मतलब उसमें टोकन चेक नहीं होगा, टोकन वेरीफाई नहीं होगा, एंड जो रिक्वेस्ट होगी वो सीधे फॉरवर्ड हो जाएगी आगे फिल्टर या कंट्रोलर को। तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ लिखिए इफ़, इसमें दीजिए पब्लिक यूआरएल्स डॉट स्ट्रीम डॉट एनी मैच। अब इसमें जो रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब जो हमने पाथ में लिया है, उसमें एक एक रिक्वेस्ट में ये चेक करेगा कि क्या जो यूआरएल है वो पब्लिक यूआरएल से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इधर लिखेंगे पाथ, यहाँ पे हम यूज कर लेंगे रेफरेंस मेथड का, मतलब लैम्डा यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं हम। इसमें मेथड यूज कर लीजिए कंटेंट्स, एंड अगर ये कंडीशन ट्रू निकलती है तो हम सीधा रिटर्न कर देंगे यहाँ पे चेन डॉट फिल्टर, इसमें पास हो गया एक्सचेंज। अब हम ऑथराइजेशन हेडर को चेक कर लेते हैं। तो इधर आइए नीचे, यहाँ लिखेंगे एक्सचेंज डॉट गेट रिक्वेस्ट, इसके थ्रू रिक्वेस्ट आ जाएगी। अब रिक्वेस्ट से हमें हेडर को निकालना है, तो यहाँ पे लिखिए डॉट गेट हेडर। अब हमें इससे हेडर मिल जाएगा। अब हेडर में हमें एक पर्टिकुलर हेडर का वैल्यू चाहिए और वो हेडर का नाम है ऑथराइजेशन। तो उसके लिए यहाँ पे लिखिए डॉट गेट फर्स्ट, इसमें यूज कर लीजिए http हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन देन सेमीकोलन। अब ये जो भी रिटर्न करेगा उसको यहाँ पे रख लेते हैं। इधर लिखिए स्ट्रिंग, इसका नाम दीजिए ऑथ हेडर। अब चेक कर लेते हैं कि ऑथ हेडर नल है या इसमें वैल्यू आई है। तो यहाँ पे लिखिए इफ़ ऑथ हेडर इक्वल टू नल, या फिर ऑथ हेडर बैरर से स्टार्ट नहीं है तो इधर लिखिए नॉट ऑथ हेडर डॉट स्टार्ट विथ, इसमें दीजिए बैरर। तो स्पेलिंग आपको सही लिखनी है, यहाँ पे लिखना है आपको BEARER एंड स्पेस। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे आइए एंड कर दीजिए रिटर्न अनऑथोराइज्ड, इसमें कर दीजिए एक्सचेंज। अब हम टोकन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, इधर लिखिए ऑथ हेडर डॉट सब स्ट्रिंग, इसमें पास करना है आपको 7। तो ये 7 से लास्ट तक की जो स्ट्रिंग आएगी, सब स्ट्रिंग बनेगी, उसको रिटर्न कर देगा। उसको हम रख लेते हैं एक स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग टोकन। अब ये जो टोकन मिला है इसको JWT यूटिल में जो हमने मेथड बनाया था उसके थ्रू वेरीफाई कर लेते हैं। इफ़ नॉट JWT यूटिल डॉट वैलिडेट टोकन, इसमें पास हो गया टोकन। अगर ये ट्रू होता है, मतलब हमने नॉट JWT यूटिल का यूज किया है, तो अगर ये फॉल्स आता है अपने पास तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे अनऑथोराइज्ड, इसमें पास कर दीजिए एक्सचेंज। ठीक है। अब अगर ये रिटर्न नहीं होता है तो हमारा कोड आगे का चल जाएगा और आगे हम यूजर आईडी को निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा, हमारे पास एक JWT यूटिल में मेथड था गेट यूजर आईडी, उसी में हम इस टोकन को पास कर देंगे और वो मेथड हमें यूजर आईडी निकाल के देगा। तो JWT यूटिल डॉट गेट यूजर आईडी एंड इसमें पास हो गया टोकन।
अब ये हमें जो रिटर्न करेगा उसको हम रख लेते हैं एक स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग यूजर आईडी, इसके साथ हम रोल भी निकाल लेते हैं। तो स्ट्रिंग रोल में इसको रख लेंगे एंड JWT util को कॉल करते हैं फिर से डॉट गेट रोल। ठीक, अब जब टोकन वैलिडेट हो गया, सब कुछ सही है, प्रॉपर चेक हो गया, तो अब हम रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। बट फॉरवर्ड करने से पहले हमें रिक्वेस्ट में यूजर की इंफॉर्मेशन ऐड करनी होगी, जैसे कि यूजर आईडी एंड रोल हेडर में। ठीक है, क्योंकि जो यूजर आईडी एंड रोल आ रहे थे वो अभी टोकन में आ रहे थे, एंड जो रिक्वेस्ट आगे हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब मान लो कि वो कंट्रोलर के पास गई, तो कंट्रोलर टोकन को रिजॉल्व नहीं करेगा। टोकन में क्या क्या आया है उसको नहीं पता, हमें उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करके देनी होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ एक्सचेंज डॉट गेट रिक्वेस्ट डॉट म्यूटेट। ये क्या है अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब म्यूटेट करने के बाद हम इसमें हेडर को ऐड कर सकते हैं। तो ये म्यूटेट क्यों लगाया हमने, क्योंकि जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है वो इम्यूटेबल होती है, उसमें आपको चेंज नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे एक्सचेंज को ये फैसिलिटी होती है कि आप किसी भी रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सको, उसे म्यूटेट कर सको। तो यहाँ पे जब हम डॉट म्यूटेट मेथड का यूज करते हैं तो ये हमें एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है, जिसमें हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर हमें हेडर को चेंज करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। अब हेडर कैसे ऐड करते हैं, तो इसके बाद लिखिए डॉट हेडर। अब इसमें दो चीज़ें पास करनी होती हैं, एक तो हेडर का नेम, मतलब जो की है वो डालनी होती है, और दूसरा उसकी वैल्यू। तो जो हेडर का नाम है उसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, बट एक पैटर्न बनाया गया है हेडर को लिखने का। मतलब जब हम कोई अलग से हेडर लिखते हैं तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो x-user-id। ठीक है, और ये आपको लिखना होता है एक स्ट्रिंग टाइप में, मतलब इसको आप डबल इन्वर्ट कॉमा में बंद कर दीजिए। अब इसमें दे दीजिए आप वैल्यू। तो यहाँ पे आप पास कर दीजिए यूजर आईडी को, जो हमने टोकन से निकाली है, यूजर आईडी। अब अगर और भी हेडर ऐड करना है, मान लो अब आपको रोल ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे फिर से लगाइए डॉट हेडर, एंड इसमें हम फिर से हेडर का नाम लिखेंगे x-user-roll, और इसकी वैल्यू यहाँ पे दे दीजिए जो हमने रोल निकाला है टोकन से, रोल। अब आपको ये पूरी मॉडिफाई रिक्वेस्ट बिल्ड करने के लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा डॉट बिल्ड देन सेमीकोलन। अब इसको रख लेते हैं एक वेरिएबल में, एंड ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, ये देगा हमें सर्वर HTTP रिक्वेस्ट टाइप का डेटा, मतलब एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। तो उसको हम रख लेते हैं यहाँ पे सर्वर HTTP रिक्वेस्ट, इसका नाम दीजिए मॉडिफाइड रिक्वेस्ट। अब इसी को हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो फॉरवर्ड करने के लिए मैंने बताया था क्या करते हैं, यहाँ पे चैन डॉट फिल्टर, एंड इसमें हम यूज कर लेंगे एक्सचेंज डॉट म्यूटेट डॉट रिक्वेस्ट। इसमें पास कर देंगे मॉडिफाइड रिक्वेस्ट, देन लास्ट में कर दीजिए बिल्ड डॉट बिल्ड। ठीक, तो ये आपको म्यूटेट का मतलब समझ में आ गया होगा। हम जब भी लिखते हैं एक्सचेंज डॉट म्यूटेट या एक्सचेंज डॉट गेट रिक्वेस्ट डॉट म्यूटेट, तो उसका मतलब होता है कि हमें रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करना है। अब हम एक मेथड बना लेते हैं अनऑथराइज के लिए, जो हमने यूज किया है ये इधर एंड यहाँ पे। ठीक है, तो इधर आइए एंड यहाँ लिखेंगे प्राइवेट। इसमें भी हम मोनोटाइप की वैल्यू रिटर्न करेंगे, एंड मोनोटाइप में होगा वॉइड, देन इसका नाम होगा अनऑथराइज्ड, एंड इसमें यूज कर लीजिए सर्वर वेब एक्सचेंज, इसका नाम दीजिए एक्सचेंज। अब इसके बाद बना लीजिए इस मेथड की बॉडी
अब सबसे पहले हम रिस्पॉन्स को गेट करते हैं, तो एक्सचेंज डॉट गेट रिस्पॉन्स एंड इसमें हम सेट कर देंगे स्टेटस को, जिसके लिए यूज करना होता है आपको डॉट सेट स्टेटस। इसमें यूज कर लीजिए http स्टेटस डॉट अनऑथराइज। अब कर देते हैं हम रिटर्न, तो रिटर्न इसमें एक्सचेंज डॉट गेट रिस्पॉन्स, इसमें यूज कर लीजिए डॉट सेट कंप्लीट देन सेमीकोलन। अब यहाँ पे जो हमने एक्सचेंज डॉट गेट रिस्पॉन्स डॉट http स्टेटस कोड यूज किया है एंड इसमें http स्टेटस डॉट अनऑथराइज का यूज किया है, इसके थ्रू हम सेट कर रहे हैं 401 अनऑथराइज्ड रिस्पॉन्स। मतलब क्लाइंट को एक सिग्नल जाएगा कि जो रिक्वेस्ट है वो इनवैलिड है या टोकन मिसिंग है। अब ये सेकेंड लाइन में जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो गेट रिस्पॉन्स डॉट सेट कंप्लीट, तो ये कंप्लीट मार्क करता है कि जो भी रिस्पॉन्स है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे जो रिटर्न हो रहा है वो वॉइड रिटर्न हो रहा है, बट इसके साथ ये जो सेट कंप्लीट है ये एक सिग्नल रिटर्न कर रहा है जो मोनो हैंडल कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा लास्ट काम बचता है, हमें यहाँ पे ऑर्डर सेट करना है। इसमें हमें प्रियोरिटी को सेट करना पड़ता है, मतलब किस प्रियोरिटी पे ये एग्जीक्यूट होगा। अगर हम मान लो -1 रखते हैं तो इसकी प्रियोरिटी हाई होगी, अगर 1 रखते हैं तो मीडियम, और अगर 10 रख दिया, कोई और नंबर रख दिया तो फिर लोअर प्रियोरिटी में आ जाएगा वो। तो हमारे पास एक ऊपर मेथड आया था, ये है गेट प्रियोरिटी मतलब गेट ऑर्डर। इसमें आपको सिर्फ लिखना है, ये लाइन हटा दीजिए एंड यहाँ पे आप 0 की जगह यूज कर लीजिए -1। ठीक, ये इंडिकेट करेगा कि ये जो फिल्टर है इसकी हाई प्रियोरिटी है। इसको कर दीजिए सेव। ठीक है, इसमें अभी भी प्रॉब्लम आ रही है अनऑथराइज्ड में, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा। ये जो V है इसको कैपिटल लेटर करिए। अब इसे करेंगे सेव। अभी आपका सही है। तो इस तरह से ये आपको बना लेना है, ये आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अब इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं एंड अगर लेक्चर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक करिए एंड अगर आप नए हो इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।